जय जिनेन्द्र छात्राओं, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 धातु और अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें जो वस्तुएं हैं वो किन पदार्थों से निर्मित है। ये फर्श किससे बना हुआ है? ठीक पहचाना, ये फर्श लकड़ी से बना हुआ है। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक ही पदार्थ से बनी होती है। अब जरा नीचे इन दोनों चित्रों को देखिए और बताइए कि ये किससे निर्मित है। ये कांच और लकड़ी दोनों से निर्मित है। साथ ही ये धातु और अधातु से निर्मित है। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो एक से अधिक पदार्थों से निर्मित होती है। पर क्या आप जानते हैं पदार्थ कैसे बनता है? पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बनता है। अब ये परमाणु और अणु क्या कहलाते हैं? तो आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये छोटे छोटे परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। तो अब प्रश्न आता है कि परमाणु व अणु क्या है? जिस प्रकार अनार के कई दाने मिलकर एक अनार बनाते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म न दिखने वाले अणु मिलकर पदार्थ बनाते हैं। और दो या दो से अधिक परमाणु जब मिलते हैं तो उससे अणु बनते हैं। अणु को हम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। यहां आप देख सकते हैं, दो परमाणु मिलकर अणु यानी मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसी प्रकार कई सारे सूक्ष्म छोटे छोटे परमाणु मिलकर पदार्थ बनाते हैं। क्या आप जानते हैं परमाणु को अविभाज्य कण माना गया था। अविभाज्य से अर्थ है कि जिसे आप फिर से विभाजित नहीं कर सकते, उसे और छोटा नहीं किया जा सकता। पर यह मान्यता कुछ समय बाद गलत निकली। कुछ समय बाद पाया गया कि परमाणु यानी एटम के केंद्र में छोटे छोटे सूक्ष्म कण थे, जिन्हें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के नाम से जाना जाता था। और ये कक्ष जो बाहर आप देख सकते हैं, जिसमें ये छोटे छोटे पीले रंग के इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, जैसा इस चित्र में भी देख सकते हैं। केंद्र में प्रोटॉन्स व न्यूट्रॉन्स हैं और बाहरी कक्ष में घूमने वाले ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस प्रकार हमने जाना कि पदार्थ अणुओं से मिलकर बनता है। अब बताइए कि यहां लोहा किससे बना है और नमक किससे बना है? लोहा पूर्ण रूप से लोहे के कणों से बना है, जबकि नमक सोडियम व क्लोराइड से बना है। इस प्रकार वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं व अणुओं से मिलकर बनते हैं, उन पदार्थों को हम तत्व कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं जो आप देख सकते हैं: तांबा, सोना, प्लैटिनम आदि। क्या आप जानते हैं अब तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। उनमें से कुछ के नाम यहां दिए गए हैं। यहां सारणी में कुछ तत्वों यानी एलिमेंट्स के नाम उनके प्रतीक के साथ दर्शाए गए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, उसका प्रतीक H, हीलियम प्रतीक He आदि दर्शाए गए हैं। इनके प्रतीक अंग्रेजी भाषा के पहले अक्षर से रखे गए हैं और कुछ के उनके लैटिन नेम के आधार पर रखे गए हैं। जैसे सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम, नेट्रियम से Na लिया गया। कॉपर का क्यूप्रम, उससे Cu लिया गया। इन तत्वों यानी एलिमेंट्स को इनके भौतिक गुणों के आधार पर धातु यानी मेटल्स, अधातु यानी नॉन मेटल्स और उपधातु यानी मेटलॉइड्स में वर्गीकृत किया गया। क्या आप जानते हैं धातुएं किस रूप में पाई जाती हैं? धातुएं प्रकृति में दो रूप में पाई जाती हैं, स्वतंत्र रूप से व संयोजित रूप से, यानी इन फ्री स्टेट एंड इन कंबाइंड स्टेट।
स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली धातुएं पानी, हवा व अन्य किसी पदार्थों से प्रभावित नहीं होती, जैसे सोना, चांदी, प्लैटिनम आदि। इसीलिए इन पदार्थों को उत्तम धातु यानी नोबल मेटल भी कहा जाता है। संयोजित रूप से पाई जाने वाली धातुएं पानी, हवा व अन्य पदार्थों से क्रिया करती हैं। उदाहरण के तौर पे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि। अब प्रश्न आता है कि धातुएं कहां से प्राप्त की जाती है। आप जानते हैं धातुएं हमें खनिज के रूप में प्राप्त होती हैं। अब ये खनिज क्या है, याद कीजिए, कक्षा 6वीं में आपने पढ़ा है खनिज यानी मिनरल्स। तो खनिज ये वे रासायनिक पदार्थ हैं जो प्रकृति में भूपटल यानी अर्थ क्रस्ट, चट्टानों के रूप में तथा सागर में पाए जाते हैं। अब जरा पता लगाइए, क्या खनिज यानी मिनरल्स आपके शरीर में भी मौजूद हैं? क्या आपने कभी खनिज देखा है? देखिए, यह है खनिज यानी मिनरल्स। इन खनिजों में से धातुओं को प्राप्त किया जाता है। वे खनिज जिनसे धातुओं को हम अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करते हैं, उन खनिजों को हम अयस्क यानी ओर्स कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जो लोहा है ना, उसे हम पता है कैसे प्राप्त करते हैं? लिमोनाइट से और हेमेटाइट से। ये लिमोनाइट और हेमेटाइट अयस्क है और सीसा को जेलेना से प्राप्त किया जाता है। देखिए, यह है लिमोनाइट। इससे हम क्या प्राप्त करते हैं? ठीक, बिल्कुल, लोहे को। और यह है जेलेना। इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें सीसा यानी लिड मिलता है। क्या आप जानते हैं कुछ अयस्क ऐसे भी होते हैं जिनमें मृदा यानी मिट्टी व शैल जैसी अशुद्धियां बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। वे सभी अयस्क यानी ओर्स जिनमें अशुद्धियां बहुत ज्यादा होती है, उन अयस्कों को हम अधात्री यानी गैंग कहते हैं। देखिए, यह है गैंग। धातुओं के बाद बताइए, अधातुएं हमें कहां से प्राप्त होती हैं? धातुओं की तरह अधातु यानी मेटल्स भी हमें पृथ्वी के भूपटल यानी अर्थ क्रस्ट में मिलती है। वे पृथ्वी के वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में भी मिलती हैं एवं महासागरों यानी ओशंस में भी पाए जाते हैं। आपके टिमटिमाते तारों में हाइड्रोजन पाया जाता है। वह कार्बन, सीसा, हीरे और कोयले में पाए जाते हैं। अब हम जानेंगे धातु व अधातु में अंतर। देखिए, इस सारणी में धातु व अधातु के गुण दिए हुए। धातु कठोर होते हैं, अधातु कठोर नहीं होते। धातुओं में चमक भी होती है, अधातुओं में नहीं होती। धातु सिर्फ ठोस यानी सॉलिड रूप में पाए जाते हैं और अधातुएं ठोस, सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड और गैस रूप में भी पाई जाती हैं। धातुओं को आप पीटकर चादर के रूप में बना सकते हैं, पर अधातुओं को नहीं। आप धातुओं को खींचकर तार भी बना सकते हैं, पर अधातुओं को नहीं। साथ ही जब इन्हें हम तार रूप में बना सकते हैं, तो धातुएं ये विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं और ये अधातु कुचालक होते हैं। धातुओं को बजाने पर ध्वनि आती है जो गुंजायमान होती है, जबकि अधातुओं के साथ ऐसा नहीं होता। अब इन गुणों को जानने के बाद आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाएंगे। आपको पहचानना है कि वह धातु है या अधातु। इन दोनों पुलों को ध्यान से देखिए। आप देख सकते हैं एक लोहे का बना है और एक लकड़ी का। बताइए, इनमें से कौन कठोर है? ठीक पहचाना, लोहे का। यह कठोर है, यानी धातु कौन हुई? लकड़ी या लोहा? ठीक, लोहा। अब बताइए, यह है एल्यूमिनियम का पात्र और यह है सल्फर। इन दोनों में से किस में चमक ज्यादा है?
ठीक पहचाना। एल्यूमिनियम में तो धातु कौन कहलाएगा? एल्यूमिनियम या सल्फर? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में चमक भी है और वह कठोर भी है, इसीलिए यह धातु यानी मेटल है। अब चलते हैं लोहार की दुकान पे। देखिए यह लोहार किस प्रकार से इन्हें पीट रहा है। पीटने वाली वस्तु चपटी हो रही है, यानी बताइए चादर बनने का गुण किसमें है, धातु या अधातु में? हाँ, ठीक समझा, धातु में। तो यह पदार्थ जो आपको दिख रहा है वह क्या है? धातु। बच्चों, इस प्रकार का दृश्य आपने कई बार देखा होगा। जब आप रेलगाड़ी से गुजरते हैं तो आपको इस प्रकार बिजली के स्तंभ कई सारे दिखाई दिए होंगे। इनमें से क्या बहता है बताइए? और ये किसका गुण है, धातु या अधातु का? किसमें यह गुण पाया जाता है कि आप उसे खींचकर तार की तरह बना सकते हैं? हाँ, ठीक समझा, ये है धातु। आप देख सकते हैं इन तारों में से बिजली गुजर रही है ना? तो ये सुचालक भी हुए। आप मंदिर भी जाते होंगे। मंदिर जाने पर ये घंटियां आपने कई बार बजाई होगी। जरा बताइए ये किससे बनी है, धातु से या अधातु से? जब आप इन्हें बजाते हैं तो ध्वनि गुंजायमान होती है ना? है ना? तो ये किससे बने होते हैं? बिल्कुल ठीक, ये भी धातु से बने होते हैं। अब हम धातु व अधातु के गुणों के साथ साथ उनके अपवाद को जानेंगे। अपवाद यानी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या कहलाता है? जैसे कठोरता गुण की बात करें तो हम जानते हैं कि धातुएं कठोर होती है। उसके उदाहरण भी जानते हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि। पर एक्सेप्शन यानी क्या? सोडियम और पोटेशियम। अपवाद यानी क्या? ये कठोर नहीं होते हैं क्या? हम कुछ समय में देखेंगे। हम यह भी जानते हैं कि अधातु कठोर नहीं होते, यानी ये नरम होते हैं। इनके उदाहरण हैं सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि। पर यहाँ भी एक अपवाद है। आप जानते हैं हीरा, डायमंड। आपने इनके आभूषण देखे होंगे। क्या ये नरम होते हैं? नहीं ना। अतः डायमंड अधातु होने पर भी है, कठोर है। हम इसे करके देखते हैं। देखिए, हम लोहे को चाकू से काटते हैं। क्या ये कट गया? क्या ये नरम है? नहीं ना, यानी धातु कठोर होती है। अब हम सोडियम का एक टुकड़ा लेंगे और इसे भी काटने की कोशिश करेंगे। हमने चाकू से सोडियम को ज्यों ही काटा, ओह, क्या हुआ? ये तो कट गया। यानी सोडियम नरम है या कठोर है? नरम है। पर बताइए यह धातु है या अधातु? ये धातु है, पर यह अपवाद भी है, यानी धातु होने पर भी इसमें कठोरता का गुण नहीं है। अब यह है चमकीला पदार्थ और कठोर भी है। चमक होना और कठोर होना तो धातु का गुण है, लेकिन ये क्या है? ये अधातु है, क्योंकि ये अपवाद है। समझा? धातु की कठोरता के गुण के कारण उनका उपयोग इन सभी वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे रेलगाड़ी, गाड़ी, हवाई जहाज, भवन आदि। अब बात करते हैं चमक की। धातुएं चमकीली होती है और अधातुएं चमकीली नहीं होती। पर यहाँ भी एक अपवाद है। ग्रेफाइट और आयोडीन, ये दो अधातुएं हैं जिनमें चमक पाई जाती है। आपकी पेंसिल में उपयोग होने वाली ये ग्रेफाइट, आपने देखा है इनमें चमक होती है। इसी प्रकार ग्रेफाइट के साथ आयोडीन भी चमकीला पदार्थ है, पर वह क्या है? अधातु।
धातुओं में चमक गुण होने के कारण इनका उपयोग जेवर, घड़ी, मेडल और सजावट के सामान आदि बनाने में किया जाता है। बच्चों, आपने इस पदार्थ को कई बार देखा होगा। जरा बताइए, आपको देखकर क्या लगता है, यह क्या है? क्या ये ठोस यानी सॉलिड है? ओह नहीं, ये तो द्रव दिख रहा है, यानी लिक्विड जैसा है। क्या आप इसको पहचाने? यह है पारा, मर्क्यूरी। हमने जाना कि धातुएं ठोस होती है और यह तो द्रव है, तो मर्क्यूरी क्या होगा, धातु या अधातु? देखते हैं। धातुएं ठोस होती हैं, पर इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद है पारा यानी मर्क्यूरी। तो पारा ठोस न होते हुए भी धातु है। ऐसे ही एक पदार्थ है गैलियम। यह भी धातु है, पर यह द्रव यानी लिक्विड रूप में पाया जाता है। हमने जाना था कि अधातुएं तीनों यानी ठोस, द्रव और गैस के रूप में पाई जाती हैं। उनके कुछ उदाहरण इस प्रकार है। ब्रोमीन द्रव यानी लिक्विड है। कार्बोनॉल सल्फर ठोस यानी सॉलिड है। ऑक्सीजन यानी प्राणवायु और नाइट्रोजन गैस रूप में पाई जाती हैं और वे अधातु हैं। देखिए, ठोस है सल्फर और यह है कार्बन, यह है ब्रोमीन, लिक्विड रूप में पाए जाने वाला। और ये क्या हुआ, ये फुग्गा तो भर रहा है, इसके अंदर क्या है, गैस, और ये है नाइट्रोजन गैस। ये सभी अधातुएं हैं। धातु और अधातु का अगला गुण आघातवर्ध्यता यानी मैलिएबिलिटी, वह गुण जिससे हम इन्हें पीटकर पतली चादर की तरह परिवर्तित कर सकते हैं। ये गुण किस में पाया जाता है? ठीक, धातुओं में। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे लोहे की कील बनाई जाती है, एल्यूमिनियम की चादर, इस्पात, टीन, इन सब के चादर बनाए जाते हैं। क्या ऐसा भी कोई अपवाद हो सकता है जिसकी चादर नहीं बनाई जा सकती? सोचिए जरा। अभी हमने जाना था कि कोई धातु ऐसी है जो ठोस नहीं होती, द्रव यानी लिक्विड है। क्या आप पानी से चादर बना सकते हो? उसी प्रकार इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे पारा यानी मर्क्यूरी, सोडियम। हमने जाना था कि ये कैसा है, कठोर है या नरम? नरम, चाकू से कट गया, तो इसकी चादर कैसे बन सकती है? और भी अन्य धातुएं जैसे जिंक, आर्सेनिक, एंटीमनी, इनसे भी चादर नहीं बनाई जा सकती। अब बात करते हैं अधातुओं की। क्या कोई अधातु ऐसी भी है जिसे पीटकर आप चादर बना सकते हो? कोई अपवाद नहीं, यानी हम किसी भी अधातु से चादर नहीं बना सकते। ये है आयरन नेल यानी लोहे की कील। ओ, मारते ही ये चपटी हो गई। एल्यूमिनियम वायर भी चपटा हो गया, यानी ये क्या है? बिल्कुल ठीक, ये धातु है। अब इसको देखेंगे, ये क्या है? कोयला। कोयला धातु है या अधातु? अभी पता चलेगा। इसे मारते ही इसके तो टुकड़े हो गए, इसकी चादर क्यों नहीं बनी? क्योंकि ये अधातु है। अब लेड को भी देखते हैं, इसका क्या होगा? ओह, ये भी टूट गई। यानी ये दोनों पदार्थ क्या हुए? अधातु। पारा, सोडियम, एंटीमनी, जिंक, आर्सेनिक आदि में मैलिएबिलिटी यानी आघातवर्ध्यता और तन्यता यानी डक्टिलिटी के गुण नहीं पाए जाते। आघातवर्ध्यता गुण के कारण इन धातुओं का उपयोग चादर बनाने में करते हैं। आपने इस प्रकार के कई सारे घर देखे होंगे, है ना? अगला गुण था तन्यता यानी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी वह गुण जिससे इसे आप खींचकर तार की तरह लंबा कर सकते हो। ये गुण किस में पाया जाता है, बताइए? धातुओं में। तो आपने तार तो कई सारे देखे होंगे। गले में आप क्या पहनते हैं, बताइए?
सोने की चेन पहनते हैं ना, वह तार की तरह तो होती है, पर फिर से प्रश्न वही है, क्या सभी धातुओं को खींचा जा सकता है? जरा मरकरी को खींच के दिखाना या सोडियम को खींच के बताना। तो वे सारी धातुएं जैसे पारा, सोडियम, जिंक, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि, इनमें ये गुण नहीं पाया जाता। क्या कोई अधातु भी है जिसे आप खींचकर तार की तरह लंबा कर सकते हैं? है क्या? नहीं, कोई नहीं। पारा, सोडियम, एंटीमनी, जिंक, आर्सेनिक आदि में मैलिएबिलिटी यानी आघात वर्ध्यता और तन्यता यानी डक्टिलिटी के गुण नहीं पाए जाते। तन्यता के गुण के कारण इन धातुओं का प्रयोग तार बनाने के लिए भी किया जाता है। धातुओं व अधातुओं का अगला गुण ऊष्मा व विद्युत का सुचालक यानी कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका अर्थ क्या होता है? जब आप किसी धातु या अधातु को गर्म करते हैं, वह भी गर्म हो जाती है, और जब आप उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, धातुएं ऊष्मा का सुचालक होती हैं। अतः इनका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में प्रेस, इलेक्ट्रिक कुकर और हीटर यानी गर्म पानी की रॉड आदि बनाने में किया जाता है। धातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं, अतः इनका प्रयोग टेलीविजन, टोस्टर और कंप्यूटर आदि बनाने के लिए किया जाता है। बताइए, इनमें से किन्हें गर्म किए जाने पर भी पकड़ा जा सकता है? आपने अपने रसोई घर में क्या कुकर, तांबे के बर्तन या कढ़ाई आदि को गर्म होने पर कभी छुआ है? धातु की बनी वस्तुएं गर्म करने पर पूरी तरह गर्म हो जाती हैं, जबकि लकड़ी या प्लास्टिक की बनी वस्तुएं गर्म नहीं होती, इसीलिए इन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसका अर्थ है कि धातु ऊष्मा की सुचालक होती है व अधातु कुचालक। दैट इज metals are good conductor of heat and non-metals are bad conductor of heat। इसीलिए धातुओं के बर्तन बनाए जाते हैं और अधातुओं से उन बर्तनों के हैंडल। अब एक गतिविधि द्वारा हम देखेंगे कि विभिन्न वस्तुओं में विद्युत का प्रवाह कैसा होता है। ये देखिए, ये विद्युत परिपथ। कक्षा 6वीं एवं 7वीं में हमने इसके बारे में पढ़ा है। हम इस क्रियाकलाप द्वारा इन वस्तुओं को एक एक करके लगाकर देखेंगे और इन्हें सुचालक एवं कुचालक के रूप में वर्गीकृत करेंगे। लोहे की कील लगाते ही बल्ब जल गया, अतः यह सुचालक है। सल्फर लगाने पर बल्ब दीप्त नहीं हुआ, अतः यह कुचालक है। कोयले को लगाने पर क्या हुआ? ओह, नहीं जला, यह भी कुचालक है। और कॉपर के वायर को यानी तार को लगाते ही बल्ब दीप्त हुआ, अतः यह भी सुचालक है। अब अगला गुण ध्वनि यानी सोनोरिटी। धातुओं में यह गुण पाया जाता है व अधातुओं में यह गुण नहीं पाया जाता। क्या इसका अर्थ यह है कि जब अधातुएं किसी कठोर वस्तुओं से टकराती है तो आवाज नहीं आती? नहीं, ऐसा नहीं है। जब धातुएं आपस में टकराती हैं तो वे गुंजायमान होती हैं, और अधातुएं जब आपस में टकराती है तो उनसे आवाज तो आती है, पर वे गुंजायमान नहीं होती। अतः इस गुण के कारण धातुओं से विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। मंदिर में बजने वाली घंटी भी धातुओं की बनी होती है। जब हम मंदिर का घंटा बजाते हैं तो आपने देखा होगा वह किस प्रकार गुंजायमान होता है, और ये धातुएं सोनोरस होती हैं। इस प्रकार हमने धातु और अधातुओं में अंतर व उनके अपवाद जाने। अब हम कुछ धातुओं व अधातुओं के उपयोग विशेष रूप से जानेंगे। यह है लोहा। इसका उपयोग हैंडपंप, खेती के औजार, घर बनाने, शिप
आदि कई सारे सामग्री में होता है। यह तांबा यानी कॉपर, इसके उपयोग से सिक्के, मूर्तियां, बर्तन और तार आदि बनाए जाते हैं। यह एल्यूमीनियम, इसका उपयोग एयरक्राफ्ट पेंट करने के लिए एल्यूमीनियम फॉयल के रूप में तार और बर्तन आदि में किया जाता है। जिंक का उपयोग बैटरी में किया जाता है। मर्क्यूरी यानी पारिका तो हम जानते ही हैं, इससे थर्मोमीटर बनाया जाता है। वह बैरोमीटर, याद कीजिए बैरोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? लेड यानी सीसा का उपयोग बैटरी और एक्सरे की मशीन में किया जाता है। अब कुछ अधातुओं का उपयोग। हीरे से ज्वेलरी बनाई जाती है और यह है फास्फोरस। फास्फोरस का उपयोग माचिस की तीली बनाने के लिए किया जाता है। माचिस की तीली और क्लोरेट मिलकर जब घर्षण होता है तो आग जलती है। यह है सल्फर। इसका उपयोग गन पाउडर बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। वह नाइट्रोजन गैस का तो आप नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ ही चुके हैं। यह है हाइड्रोजन। इसका उपयोग रॉकेट के फ्यूल व वेल्डिंग के काम में किया जाता है। अतः आपने सीखा कि पदार्थ परमाणुओं व अणुओं से मिलकर बनता है। एक ही प्रकार के परमाणु व अणुओं से मिलकर बनने वाला पदार्थ तत्व यानी एलिमेंट कहलाता है। एलिमेंट को उनके भौतिक गुणों के आधार पर धातु, अधातु व उपधातु में बांटा गया है। धातु व अधातु कहाँ और किस रूप में पाए जाते हैं? वे खनिज जिनसे हम अधिक मात्रा में धातुओं को प्राप्त करते हैं, वे अयस्क यानी ओर्स कहलाते हैं। कुछ अयस्क ऐसे हैं जिनमें अशुद्धियां अधिक होती है, उन्हें हम अधात्री यानी गैंग कहते हैं। हमने धातुओं व अधातुओं के गुण जाने। धातुओं व अधातुओं में अंतर, उनके उदाहरण व उनमें पाए जाने वाले अपवाद यानी एक्सेप्शंस व धातु और अधातुओं का जीवन में उपयोग है। जय